students. I hope you are doing well. I am your Sarvasir Ali Mehman. स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रीजनेबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन. स्टूडेंट्स आज मोशन इन वन डायमेंशन के हम रीजनेबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम रीजनेबल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये क्या कहता है कि when an object is thrown upward, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर भेजते हैं. डायग्राम स्टूडेंट्स ये what is true for velocity, अगर यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर भेजेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी एंड इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट की मोशन अगर इस पॉइंट पे आ जाती है तो क्या होगी. तो स्टूडेंट्स इजी है कि यहां से जब भी कोई बॉडी आती है तो इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो. काइनेटिक एनर्जी जीरो किस वजह से होती है, मास तो जीरो नहीं होगा. इट मींस इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो. जब कोई बॉडी हाइट पे आ जाती है तो इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम एज g. एक्सेलरेशन जो बराबर हो जाती है वो g के बराबर हो जाती है स्टूडेंट्स. और जो वेलोसिटी होती है इस बॉडी की वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. तो स्टूडेंट्स पहला रीजन क्या कहता है कि when an object is thrown upward, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड भेजते हैं, what is true क्या ट्रू होगा, of velocity, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at the height point of the motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर भेजेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगी और वेलोसिटी स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स ये पहला रीजन था हमारा. स्टूडेंट्स अब हम दूसरे रीजन को डिस्कस करेंगे. कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स, क्या वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन में व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इफ सो अगर है तो एग्जांपल देकर बताएं. यस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स, ये पॉसिबल है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स हो जाए डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. कैसे, अगर व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड भेजते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. पहले इधर थी अब ऊपर चली गई, ठीक है, इज रिवर्स बट एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट. स्टूडेंट्स अगर ये ऊपर से नीचे जाएगी तब भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगी, नीचे से ऊपर आएगी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगी. तो देखें स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले नीचे थी फिर भी एक्सेलरेशन g थी, अब ऊपर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है. तो इस कंडीशन में यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स हो सकती है रिवर्स डायरेक्शन में. कौन सी कंडीशन में, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन बॉडी की कांस्टेंट है. When a body is thrown up vertically, its velocity reverse, but acceleration remain constant as a g. As a g. आप लिख सकते हैं इसको as g. तो स्टूडेंट्स अब हम जो रीजन डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स रीजन होगा रीजन नंबर 3. तो स्टूडेंट्स रीजन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. Students, motion with constant velocity is a special case of motion with a constant acceleration. Is this statement true? जो कह रहा है कि motion with a constant velocity is a special case of motion with a constant acceleration. Is this statement is true? Discuss करें. Yes, motion with constant velocity, uniform velocity में हो सकती है. Is a specific case of motion. In this case, the acceleration of a body is zero. Acceleration constant नहीं होगी, acceleration क्या हो जाएगी, zero, and velocity is uniform. Velocity क्या होगी, uniform. तो ये केस पॉसिबल है स्टूडेंट्स. फिर से motion with constant velocity is a special case of motion with a constant acceleration. Is this statement is true? Discuss करें. Yes,
motion with a constant velocity is a special case of motion. In this case the acceleration of object is zero. इस केस में acceleration object की जीरो हो जाती है एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म हो जाती है. इट मींस मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहां से कार इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट पे कार 10 मीटर पर सेकंड मूव करे और इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट पे 10 मीटर मूव करे तो इसकी एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? जीरो. स्टूडेंट्स एक और कंडीशन है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू गिवन फोर्स फॉर अ गिवन टाइम एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मोशन को आप जो ना प्रूव करें. इस लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे हम प्रूव करेंगे इसको स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को. तो इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हम किस तरह से प्रूव करेंगे? तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स क्या है? F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. हमें पता है कि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है. तो एक्सेलरेशन की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो स्टूडेंट्स अब देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा m ब्रैकेट में, ठीक है. और स्टूडेंट्स ये बराबर हो जाएगा vf माइनस vi अपॉन t. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बनेगा? mvf माइनस mvi अपॉन t. तो स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू mvf. मोमेंटम हमें पता है स्टूडेंट्स बराबर होता है mv. तो अगर ये vf है तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा और अगर vi है तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट करेंगे दिस इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ये चेंज इन मोमेंटम. स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल और यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी. सो इन दिस स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इन टर्म ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो अगर f इधर आ जाएगा तो स्टूडेंट्स f इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स अब फिफ्थ रीजन हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रीजन नंबर 5. 4 रीजन हमने डिस्कस किए, अब हम रीजन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. व्हाई डू यू कीप your legs far apart when you have stand on the floor of a moving train. जब मूविंग ट्रेन से तो आप आगे की तरफ पाँव कि अपने लेग को कीप क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स we keep our legs far apart in order to keep produce a stable stability. अगर आप देखें ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन, इस ट्रेन में आप खड़े हैं, ये ट्रेन चल रही है. अब मूविंग ट्रेन से अगर सीधा यहीं पे जंप करेंगे तो आपके पाँव को चोट लग सकती है. लेकिन आप थोड़ा फॉरवर्ड मूव करेंगे तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस thus the center of gravity जो होती है वो लाइज होती है मिडिल ऑफ द बॉडी, बीच में होती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेन होती है तो हम आगे की तरफ स्टूडेंट्स आगे की तरफ पाँव को जो ना ऐसे आगे की तरफ और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जंप करते हैं. तो स्टूडेंट्स व्हाई डू यू कीप योर लेग्स फार अपार्ट व्हेन यू हैव टू स्टैंड ऑन फ्लोर ऑफ a moving train? We keep our legs far apart in order to produce the stability. Thus the center of gravity will lie in the middle of the body to keep in its stable equilibrium. तो स्टूडेंट्स हम stable equilibrium को मेंटेन करने के लिए इसलिए far apart जो ना अपनी लेग को पुट करते हैं. Can there be an acceleration? क्या acceleration हो सकती है
व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, पॉइंट नोट कर लें कि स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन हो? यस, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड the body can have acceleration if its direction change। अगर सर्किल में देखें, यहां से बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है स्टूडेंट्स? चेंज हो रही है। आप चेक करें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज की वजह से तो स्पीड चेंज है। कांस्टेंट क्या है? स्पीड है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है। अगर वेलोसिटी पूछता तो फिर तो नो, लेकिन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर 6 रीजन था। Can there be an acceleration when a body is moving with a constant speed? Yes, when a body is moving with constant speed, the body can have acceleration if its a direction change। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 7 रीजन अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। किस कंडीशन में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस इक्वल होती है? तो स्टूडेंट्स व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली मूव करती है, उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे। यस, व्हेन अ बॉडी मूव्स with a uniform velocity, its average and instantaneous velocity become equal हो जाएंगे। What happens when a very heavy ball collide with a stationary ball? Collide with light stationary ball। लाइट स्टेशनरी बॉल से अगर देखिए, ये मैंने आपको मोमेंटम वाले केसेस में इलास्टिक कोलिजन आ रहा है, ये लाइट बॉल है, ये हेवी बॉल है। अब ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट में, तो इसको हम कहते हैं U2 इसका 0, U1 इसका समथिंग, ठीक है। अब आएगा, ये टकराएगा, टकराने के बाद इसके पास ट्वाइस 2U2 हो जाएगी और इसके पास आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? U1 ही रहेगी। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसके अंदर ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी हो जाए। बाइक रुकी हुई है, कोच आकर उसको कोलाइड करती है तो बाइक डबल टाइम स्पीड प्रोड्यूस करेगी कोच की, और कोच की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द वेलोसिटी ऑफ अ हेवी बॉल रिमेन अनचेंज एंड लाइट बॉल मूव्स फॉरवर्ड विद ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये था 8 नंबर रीजन। अब हम स्टूडेंट्स 9 नंबर रीजन डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 9 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये केसेस हैं। 9 रीजन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद और भी रीजन है हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। रीजन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर रीजन नंबर 9 अंडर व्हाट कंडीशन body produce 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स किस कंडीशन में इतनी एक्सेलरेशन होगी? इन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन आप देखें। इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन इतनी आएगी तो हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू G साइन थीटा, ओके, और ये G नीचे आ जाएगा तो A अपॉन G इज इक्वल टू साइन थीटा। A की वैल्यू 9.8 अपॉन 9.8 साइन थीटा, ये बनेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगी 90 डिग्री। स्टूडेंट्स कितनी आएगी? 90 डिग्री पे बॉडी जो प्रोड्यूस करेगी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी।
ओके तो स्टूडेंट्स एक और इसकी मैं एग्जांपल ले लूं कि अंडर व्हाट कंडीशन बॉडी प्रोड्यूस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4.9 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4.9 अपॉन 9.8 बनेगा 4.9, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर पे करें, एक सेकंड में कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8 तब तक आप करें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 बनेगा। तो स्टूडेंट्स थीटा 0.5 का बनेगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे ये आकर जो ना 4.9 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सेलरेशन चेंज करके देगा, कोई इसमें से कोई भी रीजन बन सकता है। 9.8 भी तो पूछ सकता है और आपसे जो ना एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, थीटा देखकर ग्रेविटी भी पूछ सकता है, थीटा देख ग्रेविटी तो कांस्टेंट है बहरहाल, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। तो a इज इक्वल टू g sin थीटा। इस कंडीशन से स्टूडेंट्स जो ना शॉर्ट रीजन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब हम 9 रीजन डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रीजन नंबर 10। स्टूडेंट्स रीजन नंबर 10 क्या कहता है कि why does a rifle moves backward when bullet is fired? Discuss it with reference to momentum। स्टूडेंट्स अब बुलेट जैसे ही गन से फायर होती है तो वो गन राइफल बैकवर्ड क्यों जाती है? तो स्टूडेंट्स बैकवर्ड जाने के लिए डिस्कस करें विद द रेफरेंस ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो बुलेट फायर्ड होती है इस गन से या राइफल से, तो क्या होता है कि इस बुलेट का मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स वेलोसिटी इसकी बढ़ जाती है और इसलिए इसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये राइफल बैकवर्ड जाती है। When a bullet is fired from a rifle, the total momentum of the system remain constant or conserved is zero. When a bullet is fired, its momentum increase। स्टूडेंट्स जैसे ही बुलेट फायर्ड होती है राइफल से तो उसकी क्या होती है कि मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने से उस बुलेट की मोमेंटम क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो इसलिए गन बैकवर्ड मूव करती है कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहे, इसलिए स्टूडेंट्स राइफल बैकवर्ड मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स अनदर रीजन इज 11 रीजन। इफ अ टू बॉल्स ऑफ इक्वल masses, one at rest, दो बॉल है, one ball and दोनों equal masses, one is at rest, this is u is equal to 0, this is moving with a u and other is moving with a u and other is moving with a u. The ball is, first ball is collide with another ball with a ball, okay, rest. When it is at rest, what will happen? What will happen? Students say the colliding ball, this is the colliding ball, becomes stationary after the colliding this one ball। ये जो बॉल हमारे पास है ये रेस्ट में आ जाता है और जो टारगेटेड बॉल जो रेस्ट में बॉल है वो स्टार्ट करता है मूविंग। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो ना कोलिजन वाले केसेस में भी ये एक्सप्लेन किया था मैंने कि ये केस है कि एक दोनों मासेस इक्वल होते हैं, वन मास जो ना रेस्ट में होता है और सेकेंड मास जो ना मूविंग करता है और ये मास रेस्ट में आ जाता है आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स एक और रीजन आता है व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स ये न्यूटन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया हम क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इनर्शिया का मकसद ही है कि वो प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को कीप अपनी पोजीशन में रखे, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रखे, अगर कोई मोशन में तो मोशन में रखे, अनटिल तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट ना हो। स्टूडेंट्स राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया था और अगर नहीं तो आप मेरे फ्रिक्शन वाले लेक्चर में जाकर ये देख लें। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन, हाउ कैन इट्स अप्लाइड? प्रिंसिपल रॉकेट किस प्रिंसिपल पे स्टूडेंट्स काम करता है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले प्रिंसिपल पे स्टूडेंट्स काम करता है।
स्टूडेंट्स अनदर ड्राइव डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की स्टूडेंट्स डायमेंशन बताएं तो इम्पल्स हमारे पास इक्वल होती है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है ml/t स्क्वायर इंटू टी, तो स्टूडेंट्स इसकी बनेगी ml/t। मोमेंटम की डायमेंशन और इम्पल्स की डायमेंशन सेम है। स्टूडेंट्स एक और रीजन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी स्टूडेंट्स ये किसका क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स स्पीड जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो हमारे पास रीजन थे ये चैप्टर नंबर 3 के रीजन थे, और चैप्टर नंबर 3 से जो भी रीजनेबल क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, आउट नहीं आएंगे। तकरीबन मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और भी अगर कोई क्यूरी है इन रीजन के अबाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।